यूट्यूब चैनल राधे मैथ्स क्लासेज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है वास्तविक संख्या? इस 10th लेवल पर हम बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रकार की संख्या, सारी संख्या कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है। देखो इधर जो वास्तविक संख्या होती है इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली होती है आपके परिमेय संख्या और दूसरी होती है आपके अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगर आपसे ये बोला जाए कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। जो संख्या होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या जिसका हम अध्ययन करेंगे, ये आपके सिलेबस में है, और दूसरी होती है आपके काल्पनिक संख्या। इन्हें बोला जाता है इमेजिन नंबर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। वास्तविक संख्या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहा जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसमें Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इस Q का मान 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, जो कि अपरिभाषित होगा, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो इसके लिए क्या शर्त है कि Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q यहाँ पर क्या है? P और Q दोनों यहाँ पर इंटीजर्स हैं, यानी कि P और Q दोनों कैसे हैं? पूर्णांक हैं। और अपरिमेय किसे बोलेंगे? जिसे P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। अब वापिस से यहाँ पर इस परिमेय संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कहलाती है आपकी नेचुरल नंबर, दूसरा कहलाएगा होल नंबर और तीसरा कहलाएगा आपका इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरीके से चलती रहेगी। पूर्ण संख्या जो होती है इसके अंदर 0 ऐड हो जाता है और ये 0 1 2 3 इस तरीके से चलती रहेगी। इसी तरीके से आपके होता है पूर्णांक नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में आपके पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें 0 भी आ जाता है। तो उसे क्या बोला जाएगा? पूर्णांक नंबर। यानी कि ये ऐसे होती है जैसे 0 1 2 3, ये प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं और इधर -1 -2 -3 ये नेगेटिव वाले नंबर भी आ रहे हैं। तो मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपको ये जनरल डिटेल है ये समझ में आ गई होगी। देखो नंबर्स को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्या में क्या होता है? बेसिकली से अंडर रूट है। इस अंडर रूट के अंदर जैसे मैंने 3 लिखा तो ये तो वास्तविक संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? ये वास्तविक संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर इस अंडर रूट के अंदर -3 आ गया तो फिर ये कैसी संख्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या, क्योंकि ऐसी कोई संख्या होती नहीं है जिसके अंदर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो फिर उसे क्या बोला जाएगा? काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर वास्तविक संख्या को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, परंतु Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों कैसे हो? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। इसी तरीके से मैंने फिर परिमेय संख्या को 3 पार्ट में यहाँ फिर से डिवाइड कर दिया।
नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? जो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 चलती रहेगी। अभी पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। और इसी तरीके से पूर्णांक संख्या जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और 0 भी होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है। ये आपके हो गया होल नंबर। क्या इस पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर भी आ रहा है? कि हाँ आ रहा है ना। देखो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या पूरी आ रही है। देखो अब 1 2 3 ये 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। पूर्णांक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3। फिर माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या ये यहाँ से यहाँ तक, इधर देखो ये पूरा पूर्ण संख्या आ चुका नहीं आ चुका? यानी कि ये पूर्ण संख्या किसके अंदर आ रही है? पूर्णांक संख्या के अंदर आ रही है। प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है और पूर्ण संख्या किसके अंदर आ रही है? पूर्णांक संख्या के अंदर आ रही है। और ये तीनों के तीनों जो है ये किसके अंदर आ रहे हैं? ये सारे किसके नंबर आ रहे हैं? परिमेय संख्या के अंदर आ रहे हैं। और इधर ये कौन सी संख्या है? ये इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। और ये कौन से नंबर है? रेशनल नंबर। इन्हें बोला जाएगा रेशनल नंबर। और फिर ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे? रियल नंबर। इसे बोला जाएगा आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो मैं आशा कर सकता हूं कि आपको ये जनरल डिटेल समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं? अगर बेसिकली मैं देखूं तो फैक्टर एक प्रकार से भाग देने की प्रक्रिया होती है, एक भाग देने का एक प्रोसेस होता है। देखिए आप कैसे, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 140, मुझे इसके फैक्टर करने हैं। तो आपको फैक्टर कैसे करना है उसको समझना। सबसे छोटे नंबर से आपको लेकर चलना है। जैसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। इन नंबर्स का आपको भाग देके देखना है कितनी बार डिवाइड होता है। फिर उसको यहाँ पर लिखते जाना है। कैसे? जैसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा आपका? 70। फिर किसका भाग जा रहा है? यानी कि आपको न्यूनतम अंक यहाँ से उठाना है, न्यूनतम अंक का भाग लगाना है। फिर यहाँ से 2 कितनी बार जाएगा? 35। अब 35 में 2 तो जा नहीं सकता ना, 2 का भाग। तो 3 का लगाओ, 3 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 4 का जाएगा नहीं। फिर किसका जाएगा? 5 लगाओ, 5 का कितनी बार गया? आप बोलोगे 7 बार। अब बताओ 7 में क्या 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का, इसका भी नहीं जाता, 6 का ये भी नहीं जाता। किसका जाएगा? फिर 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि 140 के जो फैक्टर हैं तो मेरे पास कौन कौन से आ चुका है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो मेरे पास 140 के फैक्टर आ चुके हैं। ये आप लोगों को ये बात समझ में आई यहाँ तक की? ये फैक्टर करने का सिंपल सा मेथड है। ऐसा नहीं है कि हमें सीक्वेंस वाइज ही करना है। आप कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 140 लिखा तो पहले हो सकता है कि वो 5 से डिवाइड कर दे, हो सकता है कि वो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 20 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर सकता है, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 2 से 2, लेकिन फैक्टर हो जाएंगे। देखो आप, इन फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। देख लीजिए, ये मैंने आपको ऐसे क्यों बताया? ऐसा इसलिए बताया, हो सकता है किसी बच्चे को फैक्टर निकालना भी नहीं आता हो, तो उसको सिखाने के लिए मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज से स्टार्ट करना है, सीक्वेंस नंबर से। सबसे पहले आप 2 नंबर को उठाओ, चेक करो कि उसका भाग यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए आप प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि दी हुई संख्याओं को
अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल आपको फैक्टर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे इसका पहला प्रश्न ही 140 है और मैंने कोइंसिडेंस यहाँ पर नंबर 140 लिया है। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो गुणनफल कैसे हो जाएगा? ये 140 के फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पर निकाले हुए हैं, इसे केवल आपको गुणनफल में व्यक्त करना है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा 140 बराबर, इसके फैक्टर बताओ कितना आ रहा है? 2, फिर 2, 5, 7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसको मैं इसकी पावर के रूप में जनरेट कर देता हूं और ये आपका आंसर हो जाए। बताओ कितना आसान काम है, कितना सिंपल हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए आप। अब दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 156। क्या लिखा हुआ है? 156 लिख रहा होगा आपको। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 38, 25। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न देखो आप, 156 के आपको गुणनखंड करने हैं। सबसे कम नंबर का आप डिवाइड करते चलो। 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 7, 1, फिर 8, फिर 2 से कितनी बार जाएगा? 37, 39, फिर किससे? 3 से 1, 3, फिर 13 से और 1। यहाँ लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ये आपने इसके फैक्टर कर दिए। अब इनके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 156 को क्या लिखा जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 मल्टीपल 13। इसको थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए। यहाँ 2 डबल बार लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2 लगा दो। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान काम है। इसी तरीके से आप 38, 25 का निकालो। बताओ इसमें किससे डिवाइड करें? क्या इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या देखो चेक करो। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का लगा दो। कितना गया? 1, 2, 7, 5। क्या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या कर दो इसको। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 4, 2, 5। क्या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? किससे होगा? 5 से। करो इसको 5 से डिवाइड। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स? 17 टाइम्स। और 17 में तो केवल 17 का ही भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। अब देखिए इसको भी आप ऐसे व्यक्त कर सकते हो। 38, 25 इक्वल टू 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, 5, 17। 38, 25 इक्वल टू 9। यहाँ 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है तो इसकी पावर में 2 लगा दीजिए। 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, इसकी पावर में 2। 17 केवल एक बार ही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न आपको करना है। 5 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है 7429। 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है। और 5 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है 7429। चलो इसको फैक्टर करिए। 7429 17 से डिवाइड हो रहा है ये हो जाएगा आपके 4, 3। यहाँ 19 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। फिर 23 से 1। अब देखिए 7429 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? 17, 19 एंड 23। ये आपका आंसर। तो पहला प्रश्न आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या काम किया है।
क्वेश्चन में लिखा हुआ था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो हम लोगों ने यहाँ पर इनके गुणनखंड कर दिए और इन्हें इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त भी कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम HCF और LCM के बारे में। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। अच्छा, अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चलो देखिए HCF और LCM। LCM होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी बार भाग चला जाता है, क्या कहलाती है, LCM कहलाती है। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, HCF कहलाती है। चलो इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने सिंपल सा ले लेता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल 44 और 99, इनके मैं निकालता हूँ HCF। अभी मैं आपको ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि HCF होता क्या है और LCM क्या होता है, निकालना अलग प्रक्रिया है। आपको मैं डेफिनेशन सिखा रहा हूँ कि HCF की डेफिनेशन क्या है, LCM की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इनको किसे फाइंड आउट करेंगे, वो एक अलग प्रोसेस है। तो आप पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ पर आपको 44 के गुणनखंड करने, जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था वैसे इनके फैक्टर करो आप। इसी तरीके से आपको 99 के फैक्टर करने हैं। ये 2 22, ये 2 फिर 11, फिर किसके डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 33, फिर 1 1, फिर 1। अब यहाँ पर जैसे मैं ये देखता हूँ कि इसका जो HCF है वो क्या आ चुका है, 11 आ चुका है। ये कैसे आ चुका है अभी हम बात करेंगे। और इसका LCM देखें तो इसका LCM अपने पास आ जाता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीपल 11, ये आपका LCM आ चुका है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखो, इनको आप एक बार गुणा कर लीजिए, गुणा कितना हो जाएगा, ये 396, क्योंकि ये 9 को 4 से गया 36 और 36 को 11 से करेंगे तो 396 बन जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, HCF के लिए क्या बोला हुआ है मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। ध्यान से सुनो आप बात को, देखो HCF क्या बोल रहे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा, यानी कि 11 के द्वारा दी गई संख्या, कौन सी संख्या दी गई है, 44 और 99, पूर्णतया विभाजित हो जाए। समझ में आई बात। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। और LCM किसे बोलेंगे, LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसमें 396 में दी गई संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे बोला जाएगा LCM। दोनों परिभाषा एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इनको आप यहां से समझने की कोशिश करोगे तो आपको इनकी परिभाषा भी समझ में आएगी। फिर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि जो आपका HCF आएगा उस HCF का दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा। देखो HCF 11 रहा है तो 11 का भाग 44 में जाएगा, नहीं जाएगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, और 99 में भी कंप्लीट जाएगा। अब LCM क्या होता है, LCM इसका उल्टा होता है। LCM में क्या होता है, जो संख्या दी हुई होती है उन संख्याओं का भाग LCM में जाता है। डिवाइड करके देखो आप, 44 का भाग 100% 396 में जाएगा, 99 का भाग 396 में जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आई,
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है उसे बोला जाएगा एलसीएम। अब निकालते कैसे हैं एचसीएफ और एलसीएम को, ये मेथड में आपको इसी उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप समझना। देखो, मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा, अगर आपने उस लाइन को पकड़ लिया तो एचसीएफ और एलसीएम का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। तो लिखिए आप उस लाइन को। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इस लाइन को पकड़ो आप, ठीक है। इसी तरीके से एलसीएम क्या होता है, अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अगर आप लोगों ने इन दोनों लाइन को पकड़ लिया तो दोनों लाइनों से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी जस्ट पहले एग्जांपल्स लिया था 44 और 99 का, इसके आपको फैक्टर करने हैं तो फैक्टर आपको मिले थे इस तरीके से, और इसके जैसे आपने फैक्टर करे थे तो इसके फैक्टर आपको मिले थे इस तरीके से। आपको अब क्या करना है, कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है नंबर के सामने इनके फैक्टर लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 44 तो इसके सामने इसके फैक्टर लिखो। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 11 लिखा जा सकता है ऐसा। इसी तरीके से आपको 99 के लिखने हैं 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11। फिर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे, क्या लिखा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है आपको यहाँ पर। तो बताइए इन दोनों के अंदर कौन सा फैक्टर कॉमन है। आप बोलोगे सर 11, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो ये अपना आंसर। समझ पा रहे हो बात। अगर मान के चलो यहाँ पर 3 भी होता, एक बार आप सोचो ऐसा, अगर 3 भी होता फिर हम लोग क्या करते, 3 को भी तो लिखते, क्योंकि 3 ऊपर भी आ रहा है और 3 नीचे भी आ रहा है। देखो आप, ये रहा, कॉमन देखना है ना आपको, ऊपर भी 3 आ रहा है नीचे भी 3 आ रहा है, दोनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन देखना है। ऐसा नहीं कि एक में देखना है, नहीं, दोनों संख्याओं के फैक्टर में आपको कॉमन देखना है। तो एचसीएफ कितना आ चुका है 11। अब बात आती है एलसीएम की। अगर आपसे एलसीएम इस लाइन से सोल्व नहीं होता है तो इसका एक और मेथड हम लोग बता देंगे कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है। तो फिर आपको भाग विधि से एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आपसे इस एक लाइन से हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको भाग विधि से करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंड। तो आप इसमें 2 काम करने। पहला काम, अभाज्य गुणनखंड को कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे यहाँ पर सर एक तो 2 हैं, ठीक है, एक तो 2 नंबर, जितने नंबर दिखाई दे रहे उन सभी नंबर को लिखो। पहला काम, एक 11 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक 3 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावा भी आपको कुछ और नंबर दिखाई दे रहा है, 5 7 8 9 कितने नहीं दिखाई दे रहे, केवल 3 ही प्रकार के नंबर दिखाई दे रहे। इतना काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, अधिकतम घात
कितनी अधिकतम घात। अब मुझे बताओ इस 2 की सबसे ज्यादा घात कहां पर दिखाई दे रही है, बताओ कितनी बार 2 आ रहा है। देखो आप कितनी बार 2 आ रहा है, तो आप बोलोगे 1 2 सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो इसकी पावर लगा दो 2, लगा दिया। अब देखो 11 कितनी बार आ रहा है, तो 11 केवल 1 ही बार आ रहा है। अगर कुछ लोगों के मन में प्रश्न चल रहा हो सर ऊपर भी तो आ रहा है नीचे भी आ रहा है 2 बार हो गए, नहीं, केवल आपको एक नंबर में देखना है कि 44 के गुणनखंड में 11 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 ही बार है तो इसकी तो लगाने की कुछ जरूरत है नहीं। अब 3 को देखो, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसके यहाँ पर लगा दो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को बैक करके आप वापस देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक और मेथड बताने की आप लोगों से बात करी थी कि एलसीएम एक और मेथड से निकाला जा सकता है, भाग विधि से। कैसे निकालोगे, यहाँ पर जैसे आपने 4 4 और 9 9 के जो फैक्टर करे हैं, इन फैक्टर को अलग अलग ना करके आप एक साथ ही कर लीजिए। यहाँ है 2 से 2 2, इसमें भाग नहीं जाता है तो इसको एज इट इज रख दीजिए। फिर 2 से 1 1 9 9, फिर 11 से ये 1 ये 9, फिर 3 का 1 3, फिर 3 से ये 1 1, लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब देखो 2 2, ये 2 की पावर 2 गुणा ये 11 गुणा 3 की पावर 2। अब मैच करके देखो क्या ये वाली जो नंबर आ रहा है और ये वाले जो नंबर आ रहे हैं क्या कनेक्ट क्या सेम है क्या ये? हाँ बिल्कुल सेम है। तो चाहे आप इस वाली लाइन से एलसीएम निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो वीडियो को आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पूरी चीज को बेसिक से बता दिया है। आप कोई सा भी क्वेश्चन हो एचसीएफ और एलसीएम का वो कर सकते हो। और अगर आपकी और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।